सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कि क्या क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। अकाउंटेंसी के अंदर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस निकालने के लिए कौन कौन से दो बेसिस हैं, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। इनके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आज की क्लास में कवर करेंगे और एक ही गो में पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट्स बनाने का कोई तुक नहीं बनता था। बड़ी मुश्किल से 25 मिनट के अंदर अंदर हम ये सारे का सारा सिलेबस, सारे का सारा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा देना, क्योंकि हम आपके लिए पूरा कोर्स डालते हैं तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप एक अटेंडेंस लिखोगे तो हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे बहुत शिद्दत से पूरी की पूरी सीरीज, पूरे के पूरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इन सभी चैप्टर्स के, जितना भी हम क्लास नोट्स बनाते हैं, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट के लिंक, तीनों के फुल कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, प्रॉफिट या लॉसेस निकालने के लिए एक बिजनेस के पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। हल्का हल्का मतलब समझो। कैश बेसिस का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखते हो कि कितना कैश आया माइनस कितना कैश गया, जो आंसर आया दैट इज योर प्रॉफिट। वहीं पे एक्रूअल बेसिस में कहा जाता है कि इस साल का खर्चा कितना है और इस साल की इनकम कितनी है, चाहे उससे रिलेटेड पैसा आया गया ना हो तब भी कोई बात नहीं, उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे। अब आपको देखते ही समझता होगा, देखते ही बनता होगा कि एक्रूअल बेसिस बेहतर तरीका है अकाउंटिंग करने का। क्यों है? क्योंकि भैया इसके मैटर तो ही करता है ना, इस साल के कितने आपके रिवेन्यू है, इस साल की कितनी इनकम है और इस साल के कितने खर्चे, उसी के डिफरेंस से प्रॉफिट पता चलेगा। कैश के बेसिस पे कैसे पता लगा सकते हो? क्योंकि कैश के बेसिस में तो उधार की ट्रांजेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया जाता, और एक बिजनेस के अंदर तो उधार की ट्रांजेक्शन होती है, तो इसीलिए एक्रूअल बेसिस बेहतर है। बट हम इसके बारे में जानेंगे, अभी स्लाइड से भी आएगा कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी अच्छा है। किन के लिए? जो छोटे बिजनेस है, मान लो जो चाय की टपरी है, उसके लिए तो कैश बेसिस बढ़िया है ना बच्चा, कि उसने डेली बेसिस पे 10 कप 15 कप कैश में चाय बेचनी है, कैश में उसका खर्चा है, कैश में रोजाना वो पत्ती लाता है, चीनी लाता है, दूध लाता है, तो वो इजीली कैश बेसिस में अकाउंटिंग कर सकता है। ऐसा कोई भी बिजनेस जहां पे कैश ही इन्वॉल्व हो, जहां पे उधार नाम की चीज ही ना हो, तो वहां पे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल जचेगा। लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है, जहां पे उधार की ट्रांजेक्शन्स भी होती है, जहां पे ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती है, तो वहां पे एक्रूअल बेसिस चलता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा क्या है मेरे पास? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका दूसरा नाम होता है मर्केंटाइल बेसिस, की मतलब कि बेसिकली बिजनेसेस इस तरीके के अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। तो अब जल्दी से देखते हैं इनके बेसिक मतलब क्या है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमने क्या लिखा? हमने लिखा ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग पेड और रिसीव्ड। कि भैया कैश के बेसिस पे कि कितना कैश आया कितना कैश गया, उस हिसाब से आप क्या करोगे? अपने खाते मेंटेन करोगे। यहां पर जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? आप लिखोगे कैश रिसीव्ड माइनस कैश पेड। एम आई क्लियर टू यू? इस तरीके से निकालोगे। और वहीं पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको बोलता है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन, यहां पे क्या मैटर करता है? कब हुई? व्हेन एंटर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड पेड और नॉट, की चाहे कैश आया गया या नहीं आया उससे फर्क नहीं पड़ता, जब ट्रांजैक्शन हुई उस टाइम आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 4 मई को आपने क्या करा राजे? क्रेडिट सेल्स कर दी, उधार पे सेल्स कर दी 5,000 की, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसको रिवेन्यू नहीं माना जाएगा, क्योंकि कैश तो रिसिप्ट हुआ ही नहीं है, इसको इनकम ही नहीं मानी जाएगी। और एक्रूअल बेसिस में इसको इनकम मानोगे, क्योंकि उधार की सेल हुई है। यहां पे व्हेन मायने रखता है, कैश मायने नहीं रखता कि कब ट्रांजैक्शन हुई, 4 मई को हुई, सेल हो गई, रिवेन्यू कंसीडर कर लो। तो यहां पे जो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यहां पे जो आपका प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्या होता है? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस आपका यहां पर फॉर्मूला होता है। रिवेन्यू का ऑटोमेटिकली मतलब है इनकम्स रिलेटेड टू दिस ईयर, और एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस ईयर, वेदर पेड और नॉट। चलो
जल्दी से एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आप हमें बताएंगे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपको बताना है कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस से क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस से फॉर्मूला क्या होता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट्स। ठीक है, रिसिप्ट भी लिखेंगे, कैश पेमेंट्स भी लिखेंगे। और एक्रूवल बेसिस में, हम लिखते हैं रिवेन्यू एंड दूसरी चीज क्या लिखते हैं, एक्सपेंस। ठीक है जी, चलो अब एक एक चीज को पहचानते हैं और पुट करेंगे कौन सी चीज कहां पर जाएगी। सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000, 50,000 गुड्स बेचे, रिसीव्ड 30,000 इन कैश एंड 20,000 इज स्टिल टू बी रिसीव्ड, 20,000 रिसीव होने रहते हैं। तो कैश रिसिप्ट कितनी मानी जाएगी, यहाँ पे कैश के अंदर आप कितना लिखोगे, आप कहोगे 50 में से 30,000 ही कैश आए हैं, तो कैश रिसिप्ट कितना है 30,000। वहीं पर रिवेन्यू कितना है 50,000, चाहे कैश में आया चाहे कैश में नहीं आया। फर्क समझ आ रहा है, मैंने इसीलिए स्पेशल एग्जांपल लिखा ताकि आपको ये चीज का फर्क समझ आए। परचेज गुड्स वर्थ 25,000, पेड 15,000 इन कैश एंड 10,000 इज स्टिल पेबल। तो मतलब कि यहाँ पे कैश पेमेंट्स में कितना आएगा 15,000, कैश बेसिस इसको 15,000 खर्चा मानेगी। इन रियलिटी ये कितना एक्सपेंस है, इन रियलिटी 15 और 10 25,000, तो इन रियलिटी यहां पर आ जाएगा 25,000। ठीक है, एक्सपेंसेस में। अगला आ जाओ, पेड रेंट 5,000, 5,000 का आपने रेंट दे दिया, वो इसके लिए भी खर्चा है तो वो कैश पेमेंट्स में भी आ जाएगा, प्लस कर रहे हैं क्योंकि टोटल पेमेंट्स निकालेंगे, और यहाँ के एक्सपेंस में भी आ जाएगा 5,000, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसीव्ड 2,000 एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर फॉर फ्यूचर सेल्स, हमने फ्यूचर की सेल्स के लिए आज एडवांस रिसीव कर लिया, तो आज का रिवेन्यू तो नहीं है ये, तो रिवेन्यूज में ऐड नहीं होगा, लेकिन 2,000 रिसिप्ट कर लिए तो कैश रिसिप्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैश तो आ गया है, यहां पर ऐड होगा लेकिन यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे फर्क समझ आ गए हैं। तो यहां पर कैश रिसिप्ट कितना है मेरे पास 32,000, और यहां पर कैश एक्सपेंस कितना है मेरे पास 20,000। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से मेरा रिवेन्यू कितना हुआ बच्चा 50,000, और एक्सपेंस कितना हुआ 30,000। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब जल्दी से कैश बेसिस के हिसाब से मेरा कितना प्रॉफिट या लॉस आया कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक्रूअल बेसिस के हिसाब से कितना प्रॉफिट या लॉस आया कमेंट सेक्शन में बताओगे। भाग जाओ जल्दी से लिखो। अब हल्का हल्का समझते हैं कैश बेसिस की क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। आपको समझ भी आ गया होगा कि कैश बेसिस थोड़ा आसान है यूज करना, जिनकी ट्रांजेक्शन होती ही कैश में उनके लिए बेहतर भी है। तो एडवांटेजेस क्या है, सिंपल तरीका है, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ कैश नेचर, ज्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश नेचर की होती है एक बिजनेस के अंदर, तो ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि फेयर है ये, ट्रू है ये, लेकिन एक्चुअली में छोटे बिजनेस के लिए ट्रू है। और कंसीडरिंग ओनली फैक्ट्स का मतलब यह है कि कैश आ गया तो मतलब कि सही माना जाएगा। सही का मतलब होता है कि वाकई सेल्स हो गई, अगर तुमने कुछ बेचा और 5,000 दे गया वो तो पक्का हो ही गई है सेल। लेकिन उधार पे बेचा तो कल को पैसा ना दे, डूब जाए, तो वो कहते हैं कि वो ज्यादा बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं होता, कि वहां पे सच्चाई की कमी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो 5,000 का उधार पे माल बेचा वो 5,000 का बिक ही गया, जब तक पैसे नहीं आ जाते आप उसे भरोसा नहीं कर सकते हो। तो क्या डिसएडवांटेज है, ट्रू और फेयर नहीं है, कि सही कंडीशन नहीं बताता, कि क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को तो लिखता ही नहीं है। डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स, इसमें रिवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में डिस्टिंग्विश करने की पावर नहीं होती। ये नहीं बता पाता कि कौन सा खर्चा है जो छोटे कम टाइम के लिए काम आएगा और कौन सा ज्यादा टाइम के लिए आएगा। नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। यहां मेरे को नॉट फॉलो द एक्रूअल बेसिस को, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को, एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि सही खर्चों जो, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तो लिखता नहीं, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन का जब कैश रिसिप्ट होगा सपोज अगले साल, तो वो तब जाके लिख देगा, जो कि गलत है। एक्रूअल बेसिस के फायदे, मोर साइंटिफिक, बिल्कुल जी मोर साइंटिफिक है, ये सही है बिल्कुल। ट्रू प्रॉफिट लॉस बताता है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, मोर फेयर है, सब कुछ बढ़िया है, सरकार इसको एक्सेप्ट करती है। डिसएडवांटेज सिंपल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको उधार के ट्रांजेक्शंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। नॉट क्विक एज वेल, इतना क्विक भी नहीं है उसके अंदर। तो क्या करोगे कैश बेसिस में, तो शाम को गल्ला गिनोगे, उस हिसाब से पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि उसी में पैसा आया तो उसी से पैसा गया है। एक्रूअल बेसिस में थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा। चलो 2 क्वेश्चन करते हैं, 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो देखें तो हमें फिर से क्या करना है, हम वही कॉलम्स बना लेते हैं। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से हम रेवेन्यू की लिस्ट बनाते हैं, और दूसरी लिस्ट हम बनाते हैं एक्सपेंस की। कैश बेसिस के हिसाब से भी 2 चीजें लिख लेते हैं, एक हम लिखते हैं कैश रिसिप्ट्स और एक हम लिखते हैं कैश पेमेंट्स की। ठीक है जी,
तो आइए देखते हैं। नरेन गेव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज इनकम एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक्सपेंसेस पेड 1,80,000, एक्सपेंस पे कर दिए 1,80,000, तो कैश बेसिस के अंदर पेमेंट्स में आ जाएगा 1,80,000 क्योंकि पे कर दिए हैं, और एक्रूअल बेसिस में भी इसको खर्चा मान लोगे क्योंकि पे कर भी दिया हो या ना करा हो, दोनों ही इसमें आते हैं, तो 1,80,000 यहां भी खर्चा माना जाएगा। ठीक है राजे, अगला देखो। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव। कहते हैं आपने एडवांस में खर्चा अलग करा, ये अलग है, उसके अंदर नहीं इंक्लूडेड। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव, अलग से 20,000 आपने अगले साल का खर्चा पे कर दिया। कैश तो गया, कैश तो गया, तो कैश पेमेंट्स में तो प्लस हो जाएगा कि हाँ जी इतनी पेमेंट हुई है, लेकिन एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का है, तो आप यहां पर नहीं लिखोगे। चलो जी। एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, इसका मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनका फायदा उठा लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो कैश पेमेंट में तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तक पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन एक्सपेंसेस नॉट येट पेड इस साल का खर्चा तो है, पैसे दिए नहीं दिए फर्क नहीं पड़ता, तो एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा। एक्सपेंसेस में वो चीजें आती हैं कि जो आपका खर्चा इस साल से रिलेटेड है, वेदर पेड और नॉट। ठीक है, फिर आता है आपके पास इनकम रिसीव्ड, 2,40,000 दोनों में आ जाएगी क्योंकि एक्चुअली में रिसीव हुई है 2,40,000, 2,40,000। अच्छा, अगली चीज देखो, कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन इनकम रिसीव्ड। कहता है ये जो 2,40,000 रिसीव हुए हैं इसके अंदर 15,000 ऐसे हैं जो अगले साल से रिलेटेड हैं। इसको तो फर्क नहीं पड़ता किस साल से रिलेटेड है, लेकिन इसको पड़ता है। ये कहते हैं कि अगर अगले साल से रिलेटेड है तो इस साल की इनकम मत बोलो, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 15,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, मतलब कि पैसा कमा लिया है, एक्रूड इनकम है, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब इस साल की इनकम तो है लेकिन अभी तक कैश नहीं मिला, तो कैश रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा बल्कि रिवेन्यू में आ जाएगा क्योंकि इस साल की इनकम तो है पड़ी भैया। ओ सॉरी 12,000, सॉरी 12,000। क्लियर है बच्चा? जल्दी बताओ, इस तरीके से आप निकाल लोगे। चलो टोटल लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पे रिवेन्यू कितना आया, 2,40,000। एक्सपेंस कितना है, 180 प्लस 20, 2,00,000। यहां पे रिवेन्यू कितना आया, 240 माइनस 15 प्लस 12, तो 3,000 हटा दो, 2,37,000। और 180 प्लस 10, 1,09,000। ठीक है जी। तो ज्यादा बढ़िया कौन है, परफेक्ट कौन है? ये एक्रूअल बेसिस होता है, ये कम परफेक्ट होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन दोनों तरीकों से पूछे जा सकते हैं, तो आप लिख के रख लो। फाइनल आंसर जो भी आया हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी करते हैं बड़ा सारा सवाल, अभी करते हैं बड़ा सारा सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करें। फिर से लिस्ट बना दें क्या, लिस्ट बना दें क्या? चलो, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, इधर लिख देते हैं क्या है मेरे रिवेन्यू, आप भी लिखोगे साथ साथ, ठीक है, टाइम द्वारा नहीं लगाना इस पे। और फिर यहां पे लिखोगे आप एक्सपेंस, जल्दी से साथ साथ लिखो, अभी के अभी डन करने, ये 3 नंबर का पेपर में आएगा, 3 के 3 नंबर पक्के करके जाओ। देखो जी, एक एक चीज को ढूंढोगे और लिखोगे। पहली चीज क्वेश्चन ने बोली कैश सेल्स, दोनों में आएंगी, है ना। 5 लाख की जो कैश सेल करी बेटा, दोनों में आएंगी क्योंकि वो रिवेन्यू तो है ही है, तो यहां पर भी आ जाएगा, तो यहां पर भी आ जाएगा 5 लाख, और यहां पर भी आ जाएगा 5 लाख। क्लियर है जी? क्लियर है भैया? अच्छा, अगला देखो, क्रेडिट सेल्स, उधार की सेल्स, कैश रिसिप्ट में नहीं आएंगी लेकिन रिवेन्यू में आएंगी। क्यों? क्योंकि इस साल से रिलेटेड है पड़ी, तो 2 लाख यहां नहीं आएगा, यहां जरूर आएगा। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, फायदा ले लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए फायदा ले लिया, पेमेंट नहीं करी। इस साल का खर्चा तो है पड़ा, इस साल का खर्चा तो है पड़ा, लेकिन पे नहीं किया तो कैश पेमेंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस साल का खर्चा है तो एक्सपेंसेस में आप 4,000 लिख दोगे। आगे देखो, फिर कहता है, फिर कहता है, फिर कहता है, कहता है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस दे दिया एडवांस में, अगले साल का खर्चा इसी साल दे दिया, तो कैश तो गया है, कैश पेमेंट तो हुई है, लेकिन इस साल का एक्सपेंस आप उसे नहीं बोलोगे क्योंकि अगले साल से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, कैश पेमेंट्स में आ जाएगा। कितना? 2,500। ठीक है बेटा,
आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग खर्चा इस साल का खर्चा तो है लेकिन कैश में नहीं दिया तो कैश पेमेंट में नहीं आएगा, पर एक्सपेंसेस में आएगा। कितना है? 1000। ठीक है जी, कितना आसान है, मजा आ रहा है ना। अगला देखो, इनकम रिसीव्ड, ध्यान से पढ़ना, इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कहता है इनकम रिसीव हुई आपको कितनी? 5 लाख। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब एक्सक्लूड करते हुए, उसके अलावा जो एडवांस में इनकम रिसीव हुई थी ना, उसके अलावा है ये, उसके अलावा है ये, फिर कोई बात नहीं। इनकम रिसीव हुई जो एडवांस में रिसीव हुई थी उसके अलावा है ये, उसके बजाय ये इतनी है, मतलब बिना उसके इतनी है। तो ये सारी की सारी इस साल से रिलेटेड होगी इसका मतलब। तो दोनों जगह आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। कैश में रिसीव्ड हुई है बिल्कुल, तो यहां भी डाल दो और रिवेन्यू में भी डाल दो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखना। कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुई है बच्चा आपको कितना? 1 लाख। एडवांस में रिसीव हो तो कैश रिसिप्ट तो है लेकिन रिवेन्यू नहीं है क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो 1000 रुपए यहां पर तो आएंगे लेकिन वहां नहीं आएंगे क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है। अगला देखो, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। रिसीव नहीं हुआ तो कैश में तो नहीं आएगा क्योंकि कैश आया ही नहीं है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में आएगा क्योंकि इस साल से रिलेटेड इनकम है। तो एक्रूअल में 3000 जोड़ दो और कैश में कुछ मत करो, एक्रूअल में 3000 जोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे देखो, कैश परचेसेस दोनों जगह आएंगे, दोनों के एक्सपेंस है 2,75,000 क्योंकि कैश में खरीदा है, तो 2,75,000 यहां भी और 2,75,000 यहां भी। आगे देखो, अगला पता ही अपने को क्या, क्रेडिट परचेसेस है। क्रेडिट परचेसेस कैश बेसिस में नहीं आएगा, एक्रूअल में आएगा। खर्चा है 1,25,000 लेकिन कैश बेसिस में नहीं आएगा, यहां पर आएगा कितना? 1,25,000। इसका मतलब देख रहे हो कितना बेकार सिस्टम है ये, कितना ही बेकार सिस्टम है, किसी काम का सिस्टम ही नहीं है ये। सैलरी एंड वेजेस पेड, अच्छा खर्चा कर दिया, दोनों में आ जाएगा, दोनों में एक्सपेंस आ जाएगा 44,000 44,000। ये ध्यान रखना, जो खर्चे कर दिए वो दोनों में आएंगे, जो कैश में कर दिए हैं और इस साल से रिलेटेड है तो वो दोनों में आएंगे, सिर्फ कैश बेसिस में मत लिख देना। ठीक है, इसीलिए साथ में करवा रहा हूं दोनों में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड 11,000, दोनों जगह आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। ठीक है जी, अंतिम देखें, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड। कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने पे करे हैं 10,000 के, उसके अंदर प्रीपेड भी है। प्रीपेड कितने हैं बच्चा? प्रीपेड कितने हैं? ये रहे 2500। आपको देखना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना। 10,000 के इंश्योरेंस एक्सपेंस आपने पे करे हैं, जिसमें से 7500 तो है इस साल के और 2500 है प्रीपेड। और आप प्रीपेड पहले वाले आप लिख चुके हो, पहले ये देख लो, पहले वाले आप पेड इन एडवांस लिख चुके हो क्या? यहां तो वैसे ही नहीं लिखना था, यहां लिखा होगा क्या? यहां पे लिख दिए 2500, हाँ जी लिख दिए, तो दोबारा लिखने का कोई दुख नहीं है। टोटल 10,000 दिए आपने, जिसमें से 2500 पहले लिख चुके हो, तो अभी कितने दिए आपने? 7500 ही दिए हैं, अभी आपने 7500 ही दिए हैं, तो यहां पे आप 7500 ही लिखोगे। गलती से भी 10,000 मत लिख देना। सही बात है 10,000 दिए हैं, लेकिन उसने कहा इंक्लूडिंग ऊपर वाले, तो 25 तो पहले ही दे चुके हो, 2500 पहले लिख चुके हो, तो सिर्फ 7500 लिखोगे। ठीक है। अच्छा भैया एक्रूअल बेसिस में क्या लिखे? अच्छा भैया एक्रूअल बेसिस में क्या लिखे? एक्रूअल बेसिस में आप लिखोगे, आप कहोगे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है 10,000, जिसमें से 2500 प्रीपेड है, तो इस साल के कितने हुए? 7500। तो एक्रूअल बेसिस में भी एक्सपेंस में कितना चला जाएगा? एक्रूअल बेसिस के एक्सपेंस में कितना चला जाएगा? 7500। ठीक है जी, तो ये हुआ हमारा कैश बेसिस और ये हुआ हमारा एक्रूअल बेसिस। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से इन दोनों को रीड आउट कर लेना, इन दोनों के फाइनल आंसर्स कमेंट सेक्शन में बता देना और अपने अपने आंसर्स को मैच कर लेना, किसका सही किसका गलत। ठीक है, आपस में कमेंट सेक्शन में फाइटिंग कर लेना, लेकिन तुम सब टोटल तो सही कर ही लोगे। तो इसका प्रॉफिट अलग, इसका प्रॉफिट अलग, 3 कमेंट्स हर बच्चे के दिखने चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यहां पे होता है चैप्टर खत्म। इस चैप्टर का कुछ भी सवाल आ जाए, किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, संयम सर की आपको गारंटी है आप क्वेश्चन ठीक करके आने वाले हो। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन के 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इक्वेशन बेस्ड, एग्जांपल बेस्ड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तीनों तरीके के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे होंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।